जब कोई लड़की अपने अतीत से भागकर एक नई जिंदगी की तलाश में शहर आती है तो वह उम्मीदें, आजादी और सपनों का पीछा करती है। लेकिन क्या हो जब उसकी नई शुरुआत ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। ऐसी एक कहानी अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है जिस सीरीज का नाम है खौफ। और खौफ जो सिर्फ एक हॉरर सीरीज नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो आपके जहन में उतरती है और वहां डर का बसेरा बना लेती है। एक ऐसा हॉस्टल जो बाहर से तो मामूली लगता है लेकिन अंदर ऐसी भयानक सच्चाई छुपी होती है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सीरीज की शुरुआत होती है अनु नाम की लड़की से, जो कि रात के वक्त अपने हॉस्टल अकेले वापस आ रही थी। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। जैसे ही वो अपने हॉस्टल के पास पहुंची तो कोई लेजर लाइट उसके ऊपर मारने लगा, जो देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है और तुरंत ही हॉस्टल के अंदर आ जाती है, जहां मालूम चला कि आज उसका जन्मदिन है और उसकी दोस्तों ने सरप्राइज प्लान किया है। अनु की सारी दोस्त कहीं ना कहीं काम करती है और सभी लोग इसी हॉस्टल में रहती है। अनु 333 रूम में रहती है। ये सभी बहुत अच्छी दोस्त है और अनु यहाँ अपने दोस्तों को उसी लेजर लाइट वाले आदमी के बारे में बता रही थी कि हर रोज उसके ऊपर कोई लेजर लाइट मारता है। इसलिए अनु अपने दोस्तों से कहती है कि वो जल्द ही एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली है और उसका बॉयफ्रेंड राजेश भी उसी अपार्टमेंट में रहता है, इसलिए उनके बीच में थोड़ी नजदीकियां भी रहेगी। अब रात ही को अनु अपनी दोस्त निकी को बताती है कि यहाँ पर उसे बहुत डर लगता है। हमेशा उसे ऐसा लगता रहता है कि कोई उसे देख रहा है। जिसके बाद कहानी जो है वो 6 महीने आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां हम मधु नाम की लड़की को देखते हैं जो कि ग्वालियर से दिल्ली आती है और मधु का बॉयफ्रेंड अरुण उसे पिकअप करने के लिए आता है। अरुण सबसे पहले मधु को अपने रूम पर ले जाता है, जहां अरुण के साथ उसके 2 और दोस्त भी रहते हैं। तो मधु जो है वो ग्वालियर से दिल्ली जॉब की तलाश में आई है और अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ यहाँ पर पहुंची है। और सही बात तो ये है कि मधु ग्वालियर में रहना ही नहीं चाहती थी। जिसके बाद यहाँ दोनों रोमांस करते हैं, लेकिन बीच में ही अचानक से मधु को कुछ चीजें याद आने लगती है और वो यहीं पर रुक जाते हैं। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि मधु जो है वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहां वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसे ये जॉब चाहिए थी। इंटरव्यू काफी अच्छा रहा और उसे ये जॉब मिल जाती है। तो मधु के लिए जॉब मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार वो रहेगी कहाँ पर। इसलिए दिल्ली में ही उसकी एक दोस्त बेला रहती है। बेला का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम नकुल है और बेला यहाँ पर उसे एक हॉस्टल के बारे में बताती है। बेला का बॉयफ्रेंड नकुल यहीं से गुजर रहा था। तभी मधु की नजर नकुल पर पड़ती है और उसे ऐसा लगा कि शायद नकुल को उसने पहले कभी देखा है। जिसके बाद अरुण और मधु उसी हॉस्टल जाने लगते हैं और ये वही हॉस्टल होता है जिसकी कहानी हमने 6 महीने पहले एक फ्लैशबैक में देख चुके हैं। लेकिन अरुण नहीं चाहता है कि मधु उस हॉस्टल में रहे, लेकिन मधु का तो पूरा मन है, इसलिए वो उस हॉस्टल में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनका स्वागत करती है यहाँ की वार्डन जिसका नाम है ग्रेसी। वो कहती है कि ऐसे तुम यहाँ पर नहीं शिफ्ट हो सकती हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। पर मधु यहाँ का हॉस्टल देखना चाहती है। एक रूम खाली था जो कि 333 वाला रूम था और ये वही रूम है जिसमें अनु रहा करती थी। मधु को ये रूम काफी पसंद आया और तो और हॉस्टल भी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो यहीं पर रहेगी। बात आती है कि पेरेंट्स की परमिशन कैसे लेगी, तो ये तो वो अरुण के ऊपर छोड़ देती है। हालांकि अरुण का अभी भी बिल्कुल मन नहीं था कि मधु यहाँ पर रहे, क्योंकि ये शहर से बिल्कुल बाहर साइड था और एकदम वीरान जगह पर था। लेकिन फिर भी वो मान जाता है और वो अपनी एक पहचान वाली डॉक्टर के पास जाता है जो कि उसे यहाँ की फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में मदद करता है और मधु की उस हॉस्टल में एंट्री करवा देता है। डॉक्टर बहुत अच्छी है जिनका नाम रागनी है और वो एक साइकाइट्रिस्ट है और डॉक्टर रागनी को भी एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि उनके रिसेप्शनिस्ट के लिए काम कर सके। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर मधु ने जॉब इंटरव्यू दे दिया है और उसकी जॉब भी लग चुकी है, इसलिए वो डॉक्टर रागनी से मना कर देती है। जिसके बाद हम ईलू मिश्रा को देख पाते हैं जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और ईलू मिश्रा और हॉस्टल की वार्डन बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो आपस में बात कर रहे थे। ईलू मिश्रा ग्रेसी को बताती है कि उसका बेटा जीवा बहुत दिनों से लापता है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो गायब हो गया है या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहीं घूमने के लिए चला गया हो, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं पता चल पाई है। तो अब अगले दिन ग्रेसी 333 वाला रूम मधु को दे देती है, लेकिन अनु की दोस्त यहाँ पर ग्रेसी से कहती है कि आप ये रूम उसे नहीं दे सकती
क्योंकि ये रूम हमारी दोस्त अनु का है, जो कि भले यहाँ पर नहीं रहती हो, लेकिन ये रूम उसका है। ग्रेसी बहुत तेज है। वो यहाँ पर इन चारों को बुरी तरह से चिल्लाती है और कहती है कि अपना काम से काम रखे, वरना वो इन्हें भी इस हॉस्टल से निकाल सकती है। तो अब मधु अपना सारा सामान लेकर अरुण के साथ हॉस्टल आ जाती है। अरुण को तो एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि ये एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, इसलिए मधु ही अकेले उस हॉस्टल में आ जाती है और अब वो यहीं पर रहने लगती है। आगे हम ईलू मिश्रा को देखते हैं, जो कि एक बब्बन नाम के लड़के को पकड़ती है, जो कि मिश्रा का बेटा जीवा का दोस्त है। वो जीवा के बारे में उससे पूछ रही थी। बब्बन बताता है कि वो कई महीनों से उससे मिला भी नहीं है और वो तो एक तांत्रिक के यहाँ पर काम किया करता था। मेरी उससे ज्यादा मुलाकात नहीं हुआ करती थी। जिसके बाद फिल्म में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है तांत्रिक। वो यहाँ पर एक भल्ला नाम के आदमी का इलाज कर रहा था। तांत्रिक जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है और वो यहाँ पर भल्ला को एक दवाई पीने के लिए कहता है, क्योंकि भल्ला बीमार है। तांत्रिक भल्ला को एक दवाई देता है जिसे ये लोग पॉइजन कहकर पुकारते हैं और ये पॉइजन जो है वो बिच्छू से बनती है। अब रात होते ही तांत्रिक की मुलाकात होती है मिश्रा जी से। मिश्रा जी यहाँ पर तांत्रिक से कहते हैं कि तेरे पास मेरा बेटा जीवा काम किया करता था और अब वो बहुत महीनों से लापता है, आखिरकार वो कहाँ चला गया है। तो यहाँ पर तांत्रिक बताता है कि जीवा मेरे लिए काम करता था, लेकिन बहुत दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं पर चला गया है। मेरे यहाँ पर तो काम करता था, लेकिन अब वो यहाँ पर काम नहीं करता है। लेकिन मिश्रा को तांत्रिक के ऊपर पूरी तरह से शक है। अब मधु उसी हॉस्टल में रहने लगी थी और ये चारों दोस्त भी आजू बाजू में ही रहा करती हैं। तो मधु ने सोचा कि अब क्योंकि पड़ोसी हो गई हैं तो दोस्ती बनाने में क्या हर्ज है। वो उनसे बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो कोई भी यहाँ पर मधु से ठीक ढंग से बात नहीं करते। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा जितना जल्दी यहाँ से निकलना हो निकल जाओ, क्योंकि यहाँ रहते तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। मधु ये सारी बातें सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़कियां ऐसा क्यों बोल रही है। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि ये लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती है और ये कमरा भी उनकी दोस्त का है, इसलिए वो उसे भगाना चाहती हैं। अब अगले दिन मधु बेला से मिलती है और वो उसके बॉयफ्रेंड नकुल के बारे में पूछती है कि क्या कभी वो ग्वालियर आया है, जिस पर कि बेला कहती है कि नहीं, वो तो दिल्ली में ही रहता था और यहीं पर हम दोनों की मुलाकात हुई थी। वो उसकी फोटो भी बताती है। नकुल और बेला साथ में थे और ये फोटो देखकर फिर से यहाँ पर मधु को ऐसा लगता है कि शायद नकुल को उसने कभी तो देखा है। अब रात होते ही जब मधु अकेले चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। लेकिन जैसे ही मधु बाहर आती है तो बाहर कोई भी नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लड़कियां उसे परेशान कर रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ये खटखटाहट की आवाज इन चारों दोस्तों ने भी सुनी थी। अब रात को सोते समय मधु को अचानक सपने फ्लैशबैक के दिन याद आने लगते हैं, जिसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। तो मधु ने बेला से नकुल के बारे में पता कर लिया था कि वो कहाँ जॉब करता है। वो उसी के ऑफिस पहुंच जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या नकुल ग्वालियर से है या फिर उसका ग्वालियर से कोई भी संबंध है। तब वो लोग नकुल को यहाँ पर बुलाने लगते हैं। जैसे ही नकुल यहाँ पर आने लगता है तो मधु उसे देखकर यहाँ से छूमंतर हो जाती है और इस ऑफिस से भाग जाती है। नकुल ने उसे देख लिया था कि आखिरकार ये लड़की कौन है जो कि उसे देखकर भाग गई है। जिसके बाद मधु डॉक्टर रागिनी के पास जाती है और वो उन्हें अपने रात के सपने के बारे में बताती है कि रात को सोते समय उसे बहुत प्रॉब्लम होती है और कभी कभी तो उसे पिल्स भी लेने पड़ते हैं, तभी उसे नींद आती है। अब आगे हम देखते हैं कि रात को कुछ हॉस्टल में अजीब हुआ था, इसलिए ग्रेसी ने एक तांत्रिक को बुला लिया है और ये वही तांत्रिक है। जैसे ही तांत्रिक इस हॉस्टल में घुसा तो उसे कुछ चीजें अजीब लगने लगी थी। तांत्रिक यहाँ घुसते ही समझ गया था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तांत्रिक उन चारों लड़कियों से कहता है, जिनके नाम है कोमल, निक्की, लाना और रीमा। उनसे कहता है कि वो तुम्हें कहीं जाने नहीं देता है ना, और मुझे मालूम है कि तुम यहाँ से निकलना चाहती हो। उसकी रूह यहीं पर है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सारी बातें सुनने के बाद ग्रेसी को बड़ा अजीब लगा कि ये तांत्रिक कौन सी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वो उससे कहती है कि भैया आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन रात के वक्त तांत्रिक फिर से लाना के पास आता है, जो कि हॉस्टल के गेट के पास खड़ा था। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से निकलना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हें जाने ही नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार कोशिश करो और यहाँ से निकलो। जैसे ही लाना यहाँ से गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से
उसके गर्दन में जैसे ऐसा लगता है कि किसी ने जकड़ ली हो। तब वो तुरंत ही हॉस्टल के अंदर चली जाती है। आगे हम देखते हैं मधु को, जो कि अरुण के साथ डेट पर जाती है। दोनों खाना वाना खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। काफी अच्छे तरह से उनकी डेट चल रही थी कि तभी यहाँ पर अरुण के मुंह से कुछ निकल जाता है कि वो उन बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मधु के फ्लैशबैक में कुछ ऐसी गंभीर चीजें हुई है जिस वजह से मधु रात को सो नहीं पाती है और अरुण और मधु के रोमांस के बीच में भी वो बात आती है। और वो बात ये है कि मधु के कॉलेज में मधु के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया था। वहां पर अरुण भी मौजूद था और उन तीनों लड़कों ने अरुण को बुरी तरह से मारा था। और अब मधु को ऐसा लग रहा है कि उन 3 लड़कों में से एक को उसने देखा है और वो नकुल है। इसलिए मधु नकुल के बारे में पता करना चाहती है। वो उसके घर भी पहुंच जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही इस बार नकुल मधु को देख लेता है, जो कि उसके घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। जिसके बाद हम जीवा को देखते हैं, जो एक लड़की को लेकर तांत्रिक के घर पर जाता है। वो उस लड़की से कह देता है कि वो थोड़ी देर के बाद आता है और उस लड़की को उस तांत्रिक के हवाले छोड़ देता है। तांत्रिक जो है वो उसे अपने बस में कर लेता है। तांत्रिक बीमार है और वो इन लड़कियों की बलि देकर खुद को बचा रहा है। जिसके बाद हम नकुल को देखते हैं। जब मधु उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी तो वो मधु को घर के अंदर बुला लेता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में पता क्यों कर रही थी, जिस पर मधु कहती है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो तुम थे, लेकिन शायद उसे ऐसा लगता है कि ये गलत है, क्योंकि मधु यहाँ पर जब नकुल के पिता को देखती है, जो कि बहुत बीमार है और वो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, और नकुल जिस तरह से उनका ख्याल रख रहा था, वो देखते हुए मधु समझ जाती है कि नकुल अच्छा लड़का है और वो जिस तरह से अपने पिता के साथ रह रहा है, उसे देखते हुए वो समझ जाती है कि ये वो लड़का नहीं हो सकता। जिसके बाद अब तांत्रिक को देखते हैं, जो कि एक लड़की को अपने चैम्बर में लेकर आता है और यहाँ पर उसे मार देता है। मतलब कि उसकी बलि चढ़ाकर वो यहाँ पर कुछ रिचुअल कर रहा था, जिससे कि उसकी बीमारी खत्म हो जाए और उसकी सारी शक्तियां आ जाए। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ था। उसने बहुत सारी लड़कियों की बलि दे दी है और बब्बन जो है वो उन लड़कियों को यहाँ पर लेकर आता है, और जब वो लड़कियां मर जाती है तो बब्बन उन लड़कियों को ठिकाने भी लगाता है। जिसके बाद तांत्रिक फिर से हॉस्टल के 333 वाले रूम में जाता है। इस बार उन लड़कियों ने तांत्रिक को बुलाया था। तांत्रिक कहता है कि इस रूम में कौन रहती है, जिस पर कि लाना बताती है कि हाल ही में मधु नाम की लड़की यहाँ पर शिफ्ट हुई है और वही यहाँ पर रह रही है। तब तांत्रिक कहता है कि जो लड़की यहाँ पर रह रही है उसी के अंदर वो रूह आ रही है, और अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हें उस लड़की को मेरे द्वारा दिया गया वो पॉइजन पिलाना होगा, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाएगा और तुम यहाँ से बाहर निकल सकोगी। रात को ये चारों लड़कियां ऐसा ही करती हैं। वो उस चाय में वो पॉइजन मिला देते हैं और यहाँ मधु को पिला देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मधु को, जो कि अरुण के साथ एक पार्टी में आई हुई थी। यहाँ पर नकुल भी मौजूद था। पहले तो ये लोग खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में जब अरुण यहाँ मधु से बात करता है तो बातों ही बातों में अरुण के मुंह से कुछ ऐसी चीज निकल जाती है जो सुनकर यहाँ पर मधु का दिल टूट जाता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसकी एक फोटो जो है वो अरुण ने एक ग्रुप में डाल दी थी, जिससे कि इसके बारे में सभी को मालूम चल गया था, जिस वजह से मधु यहाँ पर अरुण से अपसेट हो जाती है। वो उससे बात करना बंद कर देती है। जिसके बाद फिर से 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जीवा तांत्रिक के यहाँ पर काम किया करता था, और यही जीवा जो है वो लड़कियों को लाने ले जाने का काम तांत्रिक के पास करता था। जब तांत्रिक उन लड़कियों को मार दिया करता था तो जीवा ही उन लड़कियों को ठिकाने लगाया करता था, और जीवा तांत्रिक से ये बसीकरण सीखना भी चाहता था। आगे हम देखते हैं कि जीवा का अपनी माँ के साथ संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके बीच में अक्सर झगड़े ही होते रहते हैं। उसके पिता नहीं है, हालांकि उसकी माँ एक कांस्टेबल है। जो इज्जत यहाँ उसकी माँ को मिलनी चाहिए थी, जीवा उसे बिल्कुल भी नहीं देता है, जिस वजह से इलू भी उससे बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरुण वह मधु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मधु ने उससे साफ साफ कह दिया था कि मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद मुझसे बात भी मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं नकुल को, जो कि मधु से मिलता है। वो मधु से दोस्ती करना चाह रहा था, इसलिए वो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताता है
और आज रात की पार्टी में उसे इनवाइट भी कर लेता है। साथ ही हॉस्टल में हम निकी की फैमिली वालों को देखते हैं। उसकी माँ और बहन आए हुए थे और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन निकी कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती है। ना चाहते हुए भी निकी को उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही कार से वो लोग हॉस्टल से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक से निकी को प्रॉब्लम होने लगती है और नाक से खून भी बहने लगता है, जो देखकर वो समझ गए थे कि निकी जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। आगे हम देखते हैं मधु को, क्योंकि नकुल ने मधु को पार्टी में इनवाइट किया था, इसलिए मधु उस पार्टी में चली जाती है। नकुल उससे बहुत अच्छे से बात करता है और उनके बीच में थोड़ी नजदीकियां भी बढ़ चुकी थी। बेला भी यहाँ पर मौजूद थी। इसके बावजूद नकुल और मधु एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भल्ला की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। वो तांत्रिक से कहता है कि तेरी दवाई जो है वो एकदम बकवास है। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उसकी बीमारी ठीक होगी। तब तांत्रिक उसे चैम्बर में ले जाता है और उसे बुरी तरह से मार डालता है। अगले दिन तांत्रिक फिर से गेट के पास पहुंचता है। लाना वहां मौजूद थी और गेट पर से ही तांत्रिक लाना से पूछता है कि क्या तुम मेरा दिया हुआ पॉइजन उस लड़की को पिला रहे हो, जिस पर कि लाना हाँ कहती है। लेकिन ये कब तक चलने वाला था ये लाना को नहीं मालूम था। तांत्रिक कहता है कि इसी तरह से उस पॉइजन को पिलाते रहो। जिस दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा उस दिन तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी। दूसरी तरफ डॉक्टर रागनी को यहाँ पर मधु उन चारों लड़कियों के बारे में बता रही थी कि वो काम पर कहीं भी नहीं जाती है, बस हॉस्टल में ही रहती है। वो कभी बाहर भी नहीं निकलती है। पता नहीं उनकी मानसिक स्थिति कैसी है कि वो उस हॉस्टल से बाहर निकलना ही नहीं चाहती हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके यहाँ पर मधु के अंदर एक आत्मा आने लगी थी और वो रात को चुड़ैल के रूप में बदल रही थी। अब आगे 6 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें रीमा के बारे में मालूम चलता है। उसकी एक बेटी तो है, लेकिन जब वो इस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो अचानक से उसके पेट में दर्द होता है, क्योंकि रीमा जो है वो प्रेग्नेंट है। जब मधु की सारी बातें डॉक्टर रागनी ने सुनी थी तो वो हॉस्टल आ जाती है और वो यहाँ से इन चारों लड़कियों को अब हॉस्टल से बाहर निकालना चाहती है। इसलिए सबसे पहले वो कोमल को हॉस्टल से बाहर भेज देती है। जैसे ही कोमल थोड़ी दूर जाती है कि अचानक से उसके चेहरे पर कोई पंजा मार देता है, जैसे कि ये किसी जानवर ने मारा हो। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाती हैं और तुरंत ही कोमल को घर के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ अरुण एक बार फिर से मधु से मिलता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं उन तीनों लोगों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तुम्हारी एक फोटो को मुझे ग्रुप में डालनी पड़ी थी, जिस पर कि मधु से माफ कर देती है और अब वो लोग फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। जब मधु यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में नकुल मिलता है कार से और वो उससे कहता है कि वो उसे हॉस्टल ड्रॉप कर देता है। वो कार में बैठ जाती है। तब यहाँ पर मधु उससे कहने लगती है कि मैं उन तीनों लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट करने जा रही हूँ। और तभी यहाँ पर मधु को मालूम चला था कि उन 3 लड़कों में से एक नकुल ही था। उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि नकुल ही वो लड़का था जो कि हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, हमेशा उसे ग्रीटिंग्स भेजता, हमेशा उसे स्टॉक करता। तो ये सुनने के बाद अब नकुल मधु को जंगल की ओर ले जाता है। वहाँ नकुल के वो 2 दोस्त भी आ चुके थे। वो यहाँ पर मधु को मार पीट कर बेहोश कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अब इस लड़की को ठिकाने लगाना होगा। कि तभी अचानक से मधु यहाँ से भाग जाती है। बारिश होने लगती है और रात भी हो चुकी थी। तभी एक दोस्त को मधु यहाँ कंटेनर के पास मिल जाती है, पर मधु यहाँ पर उस दोस्त को ही बुरी तरह से मार डालती है। मधु ने यहाँ पर नकुल के दोनों दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से मारा था, क्योंकि मधु के अंदर एक आत्मा आ चुकी थी और नकुल यहाँ से भाग चुका था। आगे हम देखते हैं कि एसआई सर जो है वो ईलू मिश्रा को अपने पास बुलाते हैं। वो उन्हें एक डेड बॉडी दिखाना चाहते थे। दरअसल में ये डेड बॉडी जो है वो जीवा की होती है, जो कि ईलू मिश्रा का बेटा होता है। और ये लाश उन्हें यमुना नदी में मिली थी, जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी। आगे हॉस्टल में हम चारों दोस्तों को देख पाते हैं। ये लड़कियां सोच रही थी कि आखिरकार वो यहाँ से कैसे निकल पाएगी, कि तभी बाहर से एक आवाज आती है। और जब ये चारों लड़कियां बाहर जाकर देखती हैं तो उन्हें वहां पर मधु दिखाई पड़ती है, जो कि अपने चुड़ैल वाले अवतार में थी।
जैसे ही वो इनके नजदीक आती है तो यहाँ पर चारों लड़कियां दरवाजा बंद कर लेती है। वो समझ चुकी थी कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। अगली सुबह जब मधु की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके ऊपर बहुत सारे घाव हैं। वो ये सारी बात यहाँ अरुण को बताती है। अरुण से वो कहती है कि नकुल और उसके तीनों दोस्तों ने उसे जंगल ले गए थे और ये तीनों वही लड़के हैं जिसने उस रात मेरे साथ ग्वालियर में दुष्कर्म किया था। वो सारी बातें बता रही थी और काफी ज्यादा घबराई हुई भी थी। ये देखकर अरुण समझ जाता है कि शायद उसकी मेंटल स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस वजह से वो ये सारी बातें कर रही है। लेकिन नकुल को मधु की बात पर विश्वास था कि वो लड़का नकुल बिल्कुल हो सकता है। यहाँ हॉस्टल की वो चारों लड़कियां समझ चुकी थी कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए अब वो यहाँ पर मधु से कहती है कि तुम बीमार हो और तुम्हारा इलाज बहुत जरूरी है, इसलिए हम तुम्हें एक तांत्रिक का पता देते हैं, तुम वहां जरूर जाना, वही आदमी तुम्हें ठीक कर सकता है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में हम एसआई को देख पाते हैं जो कि भल्ला के मिसिंग केस की फाइल को देख रहा था। तभी यहाँ पर ईलू मिश्रा आ जाती है और वो भी भल्ला को देख लेती है। वो समझ जाती है कि भल्ला को तो उसने तांत्रिक के यहाँ पर देखा था और जरूर तांत्रिक ने ही भल्ला को गायब किया होगा। वो इस बारे में एसआई सर को बता देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर रागिनी फिर से हॉस्टल आती है और निकी की पूरी फैमिली भी यहाँ पर आती है। निकी की फैमिली निकी को यहाँ से बाहर ले जाना चाहती है, लेकिन जैसे ये लड़कियां बाहर निकलती हैं तो इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। रागिनी मैडम को ऐसा लग रहा था कि शायद इनका दिमाग इन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए इस बार वो निकी को बेहोश करके यहाँ से एक एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ हॉस्टल की चारों लड़कियों के दिए हुए पते पर यहाँ मधु पहुंच चुकी थी, मतलब कि उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक तो इसी लड़की का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि यही वो लड़की है जो कि तांत्रिक की बीमारी को खत्म कर सकती है। क्योंकि तांत्रिक को इतने सालों से ऐसी ही लड़की की तलाश है जिसके अंदर कोई आत्मा हो। इसी वजह से वो उसे बेहोश करके चैम्बर ले जाता है और उसकी आत्मा को, उसकी रूह को अपने अंदर लेने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उस लड़की की बलि देनी थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और ईलू मिश्रा ने इन सारे पुलिस वालों को यहाँ पर लेकर आई थी। सबसे पहले तो तांत्रिक मधु का मुंह बंद करता है। ये सभी लोग इधर उधर देखते हैं कि तभी ईलू मिश्रा को उस खुफिया कमरे के बारे में पता चलता है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो ईलू मिश्रा देखती है कि ये तांत्रिक तो मधु की बलि लेने वाला था। सबसे पहले तो वो मधु को यहाँ से बाहर पहुंचाती है, बाद में वो पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाने वाली थी, लेकिन तांत्रिक उससे कहता है कि जीवा अभी जिंदा है, उसकी रूह, उसकी आत्मा भी जिंदा है और मैं तुम्हारी मुलाकात जीवा से करवा सकता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर ईलू भी मान जाती है और तांत्रिक यहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ हम निकी का सिटी स्कैन होता हुआ देख पाते हैं। तभी निकी को होश आ जाता है और उसकी यहाँ पर दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर हॉस्पिटल के सभी लोग पूरी तरह से डर गए थे। ये बात जब हॉस्टल की उन 3 लड़कियों को मालूम चला तो वो भी पूरी तरह से डर गई थी। वो समझ गई थी कि शायद जिंदगी भर हमें यहीं पर रहना है। तो वहीं मधु को हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ पर अरुण मौजूद था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर नकुल भी पहुंच जाता है। नकुल यहाँ पर अरुण से कहने लगता है कि क्या मधु बिल्कुल ठीक है, जिस पर कि अरुण कहता है कि अब मुझे सब कुछ मालूम चल गया है कि तू ही वो लड़का था जिस दिन तूने मधु के साथ दुष्कर्म किया था। उनके बीच में झगड़ा होने लगता है और नकुल यहाँ पर अरुण से कहता है कि मेरे दोनों दोस्तों को तेरी गर्लफ्रेंड ने मारा है, अगर ये बात बाहर लीक हुई तो उसका जेल जाना एकदम तय है। इसी वजह से यहाँ पर अरुण कुछ नहीं कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईलू मिश्रा को, जो कि अपने बेटे जीवा की मोबाइल की लास्ट लोकेशन जब चेक करती है तो उसे मालूम चलता है कि लास्ट लोकेशन तो हॉस्टल की है। तब ईलू समझ जाती है कि हॉस्टल में ही जीवा के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ था, जिसके बाद 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जीवा यहाँ पर काम करने के लिए आया था। हॉस्टल में वो कुछ पेंटिंग वगैरह करने के लिए आया था। तभी यहाँ पर अनु ने देखा था कि ये वही लड़का है जो कि उनके ऊपर लेजर लाइट मारा करता था। ये देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान थी। तब वो लोग यहाँ पर जीवा को बुरी तरह से सुनाने लगे और उसे बुरी तरह से मारने भी लगे थे। जिसके बाद हम रीमा को देखते हैं, जो कि हॉस्टल से बाहर अपने पति से मिलने के लिए जाती है। उसकी एक बेटी भी थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। वो अपने पति और अपनी बेटी को ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, जिसके बाद वो वापस आ जाया करती थी। साथ ही हम 31 दिसंबर की रात को ही हम देखते हैं कि जीवा और उसकी माँ के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी।
यहाँ पर ईलू मिश्रा जो है वो हॉस्टल में अपनी फ्रेंड ग्रेसी के पास पार्टी करने के लिए जा रही थी, लेकिन जाते समय उनके बीच में जमकर झगड़ा भी हुआ था। तो वहीं 31 दिसंबर की रात को ही हमने लाना, निकी और कोमल को देखा था, और यहीं पर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि इनके ऊपर गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे। जिसके बाद वो अनु के रूम पर चले गए और वहाँ वो लोग एंजॉय करने लगे थे, क्योंकि अनु जो है अब नए अपार्टमेंट में रहने लगी थी। तभी यहाँ पर वो लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी यहीं पर पार्टी करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपार्टमेंट जो है वो अब उन्हीं के हवाले है। लेकिन वो लोग बदतमीजी करने लगे थे। तभी यहाँ पर एक अंकल आते हैं। वो लड़के यहाँ पर अंकल को बताते हैं कि इन लड़कियों में से एक लड़की कोमल जो है वो प्रोस्टिट्यूट है। ये सुनने के बाद अंकल जी इन सारी लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। ये जब जाने लगे थे तब अनु देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड राजेश भी वहीं पर मौजूद था। उसे जरूर बुरा लगा होगा, इसलिए वो राजेश से बात करने के लिए चली जाती है। मालूम चला कि राजेश की आज एंगेजमेंट हो चुकी है और अब उससे कहता है कि हमें दूर हो जाना चाहिए। अनु को ये सुनकर झटका सा लगा था, जबकि वो राजेश के पास रहना चाहती थी, इसलिए वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। लेकिन अब राजेश ने उसका दिल तोड़ दिया था। आगे हम देखते हैं 31 दिसंबर की रात को ही जीवा को, जो कि हॉस्टल के बाहर ही अपने दोस्त बब्बन के साथ मिलकर शराब पी रहा था और वो यहाँ पर अनु के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनु यहाँ पर आती है वो उसके ऊपर लेजर लाइट मारने लगता है। ये देखकर अनु को भी इस बार गुस्सा आ जाता है। हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है तो उसका दिमाग खराब है, इसलिए वो जीवा से कहती है कि अगर तुझमें दम है ना तो तू अंदर आ जा। गार्ड भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और गेट भी खुला हुआ है। जिसके बाद अनु छत पर चली जाती है। उसकी दोस्तों ने यहाँ पर आग जला कर रखी थी। जीवा यहाँ पर आ जाता है और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी जीवा और इन 5 लड़कियों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जीवा लड़कियों के ऊपर भारी पड़ रहा था, वो इन्हें बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन बाद में इन लड़कियों ने जीवा को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। अधमरा हो जाने के बाद भी जीवा इन लड़कियों को बुरी तरह से गाली दे रहा था। तब रीमा इसे आग लगा देती है और इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि हॉस्टल के गेट पर ग्रेसी और ईलू मिश्रा आ चुके थे। ये देखकर सारी लड़कियां डर जाती है कि आखिरकार अब क्या होगा। तब वो 333 वाले रूम में एक बक्से में यहाँ पर जीवा को बंद कर देते हैं। तब यहाँ पर ईलू मिश्रा और ग्रेसी आ जाते हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी। इन्हें यहाँ पर आवाज आ रही थी, इसलिए वो यहाँ पर चेक करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर अनु जो है वो पूरी तरह से डर चुकी थी। बाद में इन लड़कियों ने उसकी बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया था। अनु पूरी तरह से डर गई थी। वो इसे हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रहना चाहती है, क्योंकि उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ जीवा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अनु लाना से कहती है कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती हूँ। तब लाना भी उससे कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। तब ग्रेसी उसे छोड़ने के लिए जा रही थी, तभी बीच रास्ते में कार की डिक्की अचानक ही खुल जाती है और उसमें से सामान भी गिर जाता है। तो ग्रेसी उस सामान को लेने के लिए जाने लगती है और बीच रास्ते में अनु खड़ी हो जाती है। उसके सामने से कोई आत्मा सी आती है और वो यहाँ ट्रक के सामने आ जाती है, जिस वजह से उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मधु को, जो कि रात को अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, जो देखकर अरुण डर जाता है। वो कहता है कि हम रागनी दीदी से बात करेंगे, वही तुम्हें ठीक करेगी। लेकिन उसके अंदर तो अब एक अजीब सी आत्मा आने लगी थी। वो यहाँ पर अरुण को डरा रही थी। आखिर में मधु ने अरुण को बुरी तरह से इंजर्ड भी कर दिया था और यहाँ से चली गई थी। निकी की मौत हो जाने के बाद से अब हॉस्टल बंद होने वाला था। हॉस्टल की सारी लड़कियों को बाहर भेज दिया गया था। तभी यहाँ पर रीमा को लीवर पेन होने लगता है, क्योंकि अब उसे बेबी होने वाला था। इसलिए सारी लड़कियां यहाँ पर रीमा को कमरे में ले जाती है। तभी यहाँ पर हम मधु को देखते हैं, जो कि सारी लड़कियों को बेरहमी से मारने लगी थी। जैसे तैसे करके यहाँ पर मधु को एक पलंग से बांध दिया जाता है। वो यहाँ से भागने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मधु के अंदर यहाँ पर जीवा की आत्मा पूरी तरह से हावी होने लगी थी। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। तो वहीं अब ईलू भी यहाँ ग्रेसी के पास आ चुकी थी। वो कहती है कि तेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तुझे मालूम था कि जीवा यहाँ पर आता था, लेकिन तूने मुझे कभी नहीं बताया। अगर तूने बताया होता कि जीवा यहाँ पर आता था तो प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा जीवा आज जिंदा होता। जिसके बाद ईलू मिश्रा जो है वो मधु के कमरे में जाती है, जिसके अंदर वो भूत था और वो भूत दरअसल में जीवा का ही था। इसलिए ईलू मिश्रा उससे बात करना चाहती थी कि आखिर इस कार तेरे साथ क्या हुआ था, वो जानना चाहती थी। लेकिन अब
वो बताने लायक कुछ भी नहीं बची थी, क्योंकि अब मधु की बॉडी पूरी तरह से एक राक्षस के रूप में बदल चुकी थी। वो पूरी तरह से जीवा बन गई थी और इस महल को भी खंडर कर दिया गया था उसकी शक्तियों के द्वारा। अचानक से जब ये पूरा हॉस्टल जो है वो खंडर हुआ तो उसकी आत्मा भी बाहर आ गई थी और यहाँ अब मधु बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन ये लड़कियां अभी भी मधु से डर रही थी। मधु से बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और तभी यहाँ पर हम तांत्रिक को आता हुआ देख पाते हैं। तांत्रिक यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारता है, जो भी उसके सामने आता वो सभी को मार देता। दरअसल में तांत्रिक के अंदर ही अब जीवा की आत्मा आ चुकी थी और यही वो करना चाहता था। तांत्रिक इतने महीनों से वो पॉइजन इसीलिए यहाँ मधु को पिला रहा था। अब क्योंकि उसके अंदर जीवा की आत्मा है इसलिए वो इन लड़कियों को मारना चाहता है। जब वो इन सारी लड़कियों को मार रहा था तभी यहाँ पर मधु आ जाती है और वो तांत्रिक का सर काट देती है और उसे जान से मार देती है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो गया था। डॉक्टर रागिनी भी समझ गई थी कि ये प्रॉब्लम साइकाइट्रिस्ट वाली नहीं थी और ना ही कोई मनोवैज्ञानिक वाली, प्रॉब्लम कुछ और थी। तो वहीं हम अरुण को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, क्योंकि उसकी हालत भी यहाँ पर मधु ने बहुत बुरी कर दी थी। तो वहीं हम नकुल को देख पाते हैं जिसकी आज बेला से शादी होने वाली थी। तभी पुलिस वाले उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे जो दोस्त मारे गए हैं उसे किसने मारा है, क्योंकि तुम भी तो वहीं पर मौजूद थे। लेकिन नकुल कुछ नहीं बताना चाहता है। वो अपने कमरे में चला जाता है और किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता है कि तभी अचानक से उसके सामने जो है वो मधु की बॉडी दिखाई पड़ती है, जो देखकर यहाँ पर नकुल पूरी तरह से डर जाता है और वो कूद कर वहाँ से अपनी जान दे देता है। और सीरीज के आखिर में बताया जाता है कि कहीं ना कहीं जीवा की आत्मा अभी भी मधु के अंदर ही है। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।